नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जमीन कब्जा पर कानूनी जानकारी देंगे, खासतौर पर प्रतिकूल कब्जा और उससे जुड़े कानून के बारे में बताएंगे और इस मसले पर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी हम आज करेंगे। प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइटल हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वो इस तरह दावा करने का अधिकार खो देता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 कानून का अहम हिस्सा है जो प्रतिकूल कब्जे का ही विस्तार है। इस कानून में निजी संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है। इस दौरान आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती है। लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रतिकूल कब्जे को लागू करने और समयावधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। हालांकि लिमिटेशन पीरियड में उस वक्त को शामिल नहीं किया जाता जिसमें मालिक और दावेदार के बीच लंबित मुकदमेबाजी है। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अगर संपत्ति का मालिक नाबालिग है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वो सशस्त्र बलों में काम कर रहा है तो संपत्ति पर कब्जा करने वाले प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति पर कोई अपना दावा कर सकता है। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि फैसले के एक हिस्से में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जमीन के मालिकाना हक को हिंदू पक्ष में दिया गया था। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी प्रतिकूल कब्जा और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आपका जमीन कब्जा या प्रतिकूल कब्जा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279337। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 012061279338। तो आज के विषय से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी कानूनी सवाल है, आप कोई कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि प्रतिकूल कब्जा आखिरकार है क्या? देखिए, जैसा कि शब्द से ही काफी चीजें साफ हो जाती हैं कि प्रतिकूल कब्जा का मतलब कि हम उस संपत्ति के मालिक हैं लेकिन हमारी उस संपत्ति का उपयोग हम पूरी तरह से अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है वो उसको माना जाएगा कि उसने प्रतिकूल कब्जा कर रखा है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूं। यहाँ के मतलब बहुत सारे मुकदमे भी चले हैं इस चीज को लेकर के जी। जैसे कोई भी आदमी जैसे लंदन में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, उसने एक केयर टेकर को बैठा दिया अपने उस जगह पर। केयर टेकर ने उस केयर टेकर को हर महीने वो सैलरी भी भेज रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में ये बातें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ जी। और हर महीने उसकी तनख्वाह भेजी जा रही है कि वो तुम जाके जमा करना, जो भी टैक्स है वो टैक्स भी करना। 2-3 साल के बाद उसके मन में एक बेईमानी की भाव भरवाया और वो टैक्स तो जमा करता था ले जा करके, लेकिन वो टैक्स अपने नाम से जमा करा देता था। ऐसी स्थिति बन जाने के बाद वो 15 साल 20 साल के बाद वो कभी आते हैं तो उनको कह देता है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जब भी आएंगे हम खाली कर देंगे। 20 साल बाद जब वो लोग लौटे तो उसने कह दिया कि नहीं, ये तो संपत्ति हमारी है। ये इसको एडवर्स पोजेशन कहते हैं। एडवर्स पोजेशन माने प्रतिकूल कब्जा, ये कि संपत्ति मेरी है और जो उस व्यक्ति को वहां पर केयर टेकर के रूप में रखा गया है या जिस व्यक्ति को वो उसका उपभोग कर रहा है वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं ही इसका मालिक हूँ। इसको ही कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। यही हुआ एडवर्स पोजेशन। ये इसका खास तौर पर इसका मतलब था। ठीक है सर, कई उदाहरण के जरिए आपने हमारे तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की सर, लेकिन कब्जे की कानूनी परिभाषा क्या है? कब्जे की कानूनी परिभाषा तो ये है कि जैसे मान लीजिए मेरी जमीन है, खेत, मैं उदाहरण के लिए गांव का आदमी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक खेत हमारा है और उस खेत में हमारे पास टाइटल है, उसके डीड है, हमारे पास टाइटल डीड है।
हमारे पास खसरा और खतौनी में हमारा नाम लिखा हुआ है। हमने किसी व्यक्ति को दिया और मैं मान लीजिए वहां से चला गया, कहीं निकल गया, तो एक आदमी को वहां दे दिया उसको कब्जे के लिए कि भाई आप इसमें से जो पैदावार होगी उसको आधा दे दीजिए करिए या साल में मुझे कुछ दे दिया करिए। तो ये हुआ, उस व्यक्ति को हमने अधिकार दे दिया और उस अधिकार के प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति ने उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और कब्जा जमाने के बाद वो एक सर्टेन लिमिट के बाद लिमिटेशन एक्ट जो आप कहते हैं, जो उसका लिमिटेशन पीरियड को क्रॉस करने के बाद जब वो कह देता है कि नहीं मैं ही इसका मालिक हूँ, आप तो इसके मालिक रह ही नहीं गए हैं, तो यही इसको कहते हैं कि अवैध कब्जा हुआ। ये प्रतिकूल कब्जा इसी बात को कह देते हैं। कब्जा का तात्पर्य यही हुआ, ओनरशिप में हमारा, ओनरशिप माने हमारा मालिकाना हक, मालिकाना हक में हमारे पास उसके कब्जे जमीन के जुड़े हुए सारे कागजात हमारे पास हैं, हमारे पास खसरा और खतौनी में हमारा नाम लिखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हम उसका उपभोग बाद में कुछ समय के बाद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया था जो उसकी देखभाल करे, उसकी निगरानी करे या कुछ उसको उस पर हमको बटाई पर उस पर दे, और यही स्थिति आ गई है। तो वह स्थिति, ये हमारा स्वामित्व खत्म हो जाता है और इस स्वामित्व की रखवाली जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जमीन और संपत्ति की रखवाली अगर नहीं ठीक से आप करते हैं तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि उससे हाथ गंवाना पड़ जाता है, लोग हाथ धो बैठते हैं उस चीज से। इस नाते जमीन और जायदाद और संपत्ति के देखभाल निश्चित तौर पर जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कई लोग देखिए जिंदगी भर कमाई करते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर्टी कमा पाते हैं, जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, तो इस पर तो सभी को ध्यान भी रखना चाहिए। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस स्थिति में प्रतिकूल कब्जा मान्य रहता है? देखिए मान्य त्यागी जी इस बात में रहता है कि अगर मान लीजिए हमने प्रतिकूल कब्जा कर दिया और हम एकदम सो गए, हमको कोई ध्यान ही नहीं रहा, संपत्ति किसी को कहते हैं ना कि आपको एक कांस्टेंट विजिल जरूरी होती है, उस पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। संपत्ति कहते हैं कि लॉ जो है क्या करता है, लॉ उस व्यक्ति का साथ नहीं देता जो सोया रहता है, कानून उस व्यक्ति का साथ देता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहता है। जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं रहता है, कानून उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं देता है। इसी नाते जरूरी होता है कि आपकी संपत्ति अगर है या मेरी संपत्ति या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है तो वह उसके प्रति जागरूक बना रहे और निश्चित तौर से ये देखे कि ये संपत्ति किसी दूसरे के कब्जे में जाने पाए। मेरे पास स्वामित्व है, मैंने गाढ़ी कमाई से या बहुत मेहनत के साथ, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत जीवन भर की हमारी एक संपत्ति है जो किसी को किसी समय काम आ सकती है, उस स्थिति में अगर आप ध्यान से उसको नहीं रख पा रहे हैं, अगर उसके प्रति जागरूक नहीं है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति दूसरा ले जाएगा जो उसका उपभोग करता है, जिसको हमने रखवाली के लिए दिया है। तो यही जरूरी है कि आप अपने अधिकारों के प्रति और अपनी संपत्ति के प्रति सतत जागरूक रहें। जी सर, ये भी आपसे समझने की कोशिश हम यहाँ पर करना चाहते हैं कि क्या 12 साल बाद जमीन कब्जाधारी की हो जाती है, और इस बारे में लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 क्या कुछ कहती है? सर इसको थोड़ा विस्तार से समझाइएगा हमारे दर्शकों को। जी देखिए, लिमिटेशन एक्ट की धारा हर जगह ऐसा है कि अगर लिमिटेशन एक्ट न बना हो तो आदमी का किसी समय तक चलता रहेगा। लेकिन लिमिटेशन एक्ट, देखिए शादी विवाह के लिए भी मान लीजिए कोई डाउरी का केस किसी के खिलाफ करता है तो कहते हैं 7 वर्ष के बाद वो डाउरी एक्ट में वो उसमें ढील हो जाती है, उस चीज को नहीं माना जाता। ऐसे भी अगर मान लीजिए किसी ने हाई कोर्ट से कोई फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप आ रहे हैं तो 90 दिन की मियाद होती है, इस 90 दिन की मियाद के भीतर आप जाइए, तो नहीं मान के चलते हैं सो रहे हैं आप उसके प्रति नहीं। ऐसे ही इसमें भी जो संपत्ति का मामला है 12 साल तक जमीन जायदाद का मामला है, और सरकारी जमीन, जैसा कि आपने अपने प्रस्तावना और भूमिका में भी कहा था कि सरकारी जमीन अगर है तो 30 साल की बात तक उसका अधिकार खत्म हो जाता है। आप देखते होंगे कि यहाँ जैसे आप दिल्ली में या हर जगह ऐसा हो, स्क्वाटर इसको कहते हैं, जिसको एडवर्स पोजेशन की बात है, इनके लिए एक अंग्रेजी में शब्द आता है स्क्वाटर। ये आकर के बैठ गए हैं वहां पर और बैठ गए हैं, उनको हटाने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 12 साल तक चुप बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि शायद आपने अपनी संपत्ति को उससे तिलांजलि दे दी है और उस व्यक्ति के लिए वो आपने समर्पित कर दिया है जो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है।
जो एक ट्रेसपासर है वहां पर आके बैठा हुआ है, उसके लिए आपने दे दिया है। तो इसी नाते 12 वर्ष तक आपकी अगर व्यक्तिगत संपत्ति है तो उस संपत्ति पर 12 साल के भीतर आप उस पर कोई न कोई आप अपना दावा ठोकिए और कहिए कि नहीं, अब आप खाली कर दीजिए और हम इसको लेंगे। और अगर सरकारी जमीन है, देखिए अभी आपके यहाँ खबर भी आ रही थी कि बैठे हुए हैं कुछ लोग मथुरा में या वृंदावन में बैठे हुए हैं, सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। अब कोर्ट में भी वो चले आए हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमको आप खाली नहीं करा सकते क्योंकि हम वहां वर्षों से बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि व्यक्तिगत संपत्ति है, अगर आपकी प्राइवेट लैंड है तो उसमें 12 साल के भीतर आप उस पर कोई एक्शन लीजिए, कोई कार्रवाई कीजिए। और सरकारी जमीन है तो उस पर 30 साल के भीतर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा ये अधिकार जो एडवर्स पोजेशन के लिए वाले हैं, प्रतिकूल कब्जा करने वाले हैं, उनके पक्ष में ज्यादा ही चला जाता है। जी सर, ये भी बताइए कि स्वामित्व और कब्जे के बीच में क्या कुछ अंतर है? स्वामित्व और कब्जे के बीच में आप इतना ही मान के चलिए कि जैसे आपके पास कोई संपत्ति है और संपत्ति का हमारी जो संपत्ति है हमने रख दिया है, लेकिन कोई आदमी उपयोग दूसरा कर रहा है, तो जो व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है वो तो स्वामी नहीं हुआ, लेकिन वो उसका कब्जा तो है। इस चीज में कब्जे में और स्वामित्व में ये फर्क हुआ कि संपत्ति मेरी है और मैं उसका मालिकाना हक मेरे पास है, मेरे पास कागजात है, सारी चीज, उसकी डीड हमारे पास है, खसरा और खतौनी में हमारा नाम है, हमारा हर जगह पर नाम है, लेकिन मैं उसका उपभोग नहीं कर रहा हूँ। उपभोग करने वाला व्यक्ति जो है वो कब्जे का, वो उसके पास कब्जा है। जो व्यक्ति कब्जा रखता है वही उसका उपभोग करता है, जो व्यक्ति कब्जा नहीं करता है तो उसके पास उपभोग, जो नहीं कब्जा करता है तो वो आदमी उसमें ओनरशिप का राइट खत्म हो जाता है। एक चीज और मैं पहली बात में भी बताना भूल गया था कि जो एडवर्स पोजेशन में आप देखेंगे जो मियाद होती है उसमें 2-3 चीजें का अपवाद है। जैसे कोई माइनर बच्चा हुआ, वो माइनर बच्चे को उसके पास सक्सेशन एक्ट में अगर वो माइनर बच्चा आ गया तो उसकी संपत्ति पर 12 साल तक कब्जे का अधिकार का, उससे समय पर जब तक वो मेजर नहीं हो जाता है, जब तक गिरफ्तारी नहीं कर सकता है तब तक वो स्थिति बने रहेगी। ऐसे भी अगर मान लीजिए सीमा पर कोई जवान लड़ाई लड़ रहा है और उसकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसमें वाद रख, या मान लीजिए मानसिक रूप से कोई विकसित व्यक्ति है और वो उसका मालिकाना हक उसको मिला हुआ है, कोई व्यक्ति आकर के और कह दे कि नहीं आप, मैं इसका कब्जा करता हूं, तो वहां पर भी वो समयावधि जो लिमिटेशन एक्ट है वहां पर वो काम नहीं करता। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और मैंने प्रस्तावना में भी हालांकि इसका जिक्र किया था। सर, प्रतिकूल कब्जा को लेकर कई और सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर प्रतिकूल कब्जे को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लिमिटेशन एक्ट क्या है और प्रतिकूल कब्जा कैसे लिमिटेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है? देखिए, मैंने अभी बहुत ब्रीफली, बहुत कम संक्षेप में बताया था कि हर चीज का एक लिमिटेशन एक्ट होता है। कोई भी चीज है अगर आप उसके समय सीमा नहीं निर्धारित करते हैं तो अनंत काल तक इसको द्रौपदी की चीर की तरह से इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। इसका एक समय होता है कि आप इस समय अवधि के भीतर आप इस पर कब्जा करते हैं तो ठीक है। लिमिटेशन एक्ट और इसका एडवर्स पोजेशन का जो संबंध है, आप मान लीजिए जैसे एक हमारे यहाँ मुहावरे की बात हो गई है, एक ऐसा चोली दामन का संबंध है, ऐसा स्थिति है कि इसको आप मान के चलिए कि एक दूसरे से दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए 12 साल की अवधि जो दी गई है लिमिटेशन एक्ट में, सेक्शन 65 लिमिटेशन एक्ट के तहत, अगर वो 12 साल की अवधि क्रॉस करते हैं तो जो ही वो व्यक्ति कब्जा करने वाला होता है वो एक तरह से शेर बन जाता है, कहता है कि अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। अगर बिगड़ेगा भी तो मान लीजिए अगर कोर्ट उस पर फैसला देगा भी तो इतनी परेशानी हो जाएगी जो असली मालिक होगा कि उसको दौड़ते दौड़ते वहां पर कचहरी में जाते जाते उसका समय खर्च होगा, उसके मानसिक शांति खत्म होगी, उसका धन का व्यय होगा। तो एक चीज ये है कि जैसे, लेकिन इसमें जो एडवर्स पोजेशन में मेन चीज ये रखी जाती है कि उसका कब्जा 12 साल तक लगातार सतत बना रहना चाहिए। इसको नहीं कि एक साल के बाद दूसरे साल आ जाए, तीसरे साल आ जाए, ऐसा नहीं।
फिर लेकिन आप उसका एक हॉस्टिलिटी भी रहनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर ये निरंतरता बनी रहती है 12 साल तक, तो इसका संबंध ये रखा जाता है कि उसमें एडवर्स पोजीशन उसको का अधिकार मिल जाएगा, नहीं तो कतई नहीं मिल सकता है। इसी नाते इसमें लिमिटेशन पीरियड रखा जाता है। और 12 साल का समय बहुत होता है। आपको अपनी संपत्ति के बारे में अगर ध्यान नहीं इतना रह गया, 12 साल तक आप सोए पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपको मान के लिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है संपत्ति की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा है। ये काम करना चाहिए। सरकारी संपत्ति के बारे में जहां तक बात होती है, तो इसमें सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, घूसखोरी, बेईमानी, और ये इसके कारण ये उसमें ले आकर के बैठा देते हैं। और फिर क्या होता है कि सरकार को विवश होकर के उनको गफाने के लिए कहीं न कहीं जमीन देनी पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति तो सरकारी तो के बात से अलग हो गई, लेकिन जो व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा अपने आप है, वो व्यक्ति पर निर्भर करती है कि कैसे उसकी सुरक्षा करे। सर, आखिरी सवाल है आपसे, अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से कैसे बचाया जा सकता है? बचाना है ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे बचाया जा सकता है, क्या करें उसके लिए? देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि किसी व्यक्ति को हमने अपनी संपत्ति पर रखा है, तो हर दूसरे तीसरे साल उसको बदल दीजिए। तो अगर एक ही आदमी उसमें बना रहेगा, तो उसके अंदर एक दूसरे ढंग के बेईमानी की बात आ जाती है, जो मानव स्वभाव मैं बता रहा हूँ। ऐसा सामान्य तौर पर हो जाता है। तो इस नाते हर दूसरे तीसरे साल उसमें से आप चेंज करते रहिए अपने केयर टेकर को, या जिसको आपने रखा है, जिसको आपने किराएदार, मान लीजिए आप, मैं किराएदार पर मैं कहीं रह रहा हूँ और कहीं मैंने अपने मकान को किराए पर रख दिया, तो उस व्यक्ति को हर दूसरे तीसरे साल उसका चेंज करते रहिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि उसका आप चेंज करने रखे रहेंगे, तब जाकर के उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। अन्यथा उसकी सुरक्षा करने के लिए आपको एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ जाएगा। तो ये तो मेन चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति आ रही है कि उसके मन में एक बुरे विचार आ रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट आप दर्ज कराइए। रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा उसको खाली करने का नोटिस दे दीजिए कि आप यहाँ से निकल जाइए। नोटिस दीजिए, उसको खाली कराने के दीजिए। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है तो पुलिस में भी उसके खिलाफ दरखास्त दी जाए। तो यह तो हुआ 2-3 तरीके ऐसे हुए जिनका उपयोग कर करके अपनी संपत्ति को बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है सतर्कता और अपने संपत्ति के प्रति सतर्क। बिल्कुल सही आपने कहा, और कहते भी हैं कि सतर्कता ही बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।